गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का रिवीजन स्टार्ट किया था और अपने पहले इंपॉर्टेंट मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इस पर हमने काफी हद तक बात कंप्लीट कर ली थी। लेकिन आज हमें जो भी इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करने के बाद इसके एग्जाम के एमसीक्यूज देख लेंगे और फिर अपने अगले मेथड की तरफ बढ़ेंगे जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो फिर आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का जब हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो मेथड है ये हाइपोथेटिकल लिक्विडेशन को एज्यूम करता है। मतलब हम कंपनी को सच्चाई में बंद नहीं कर रहे हैं, पर ऐसे एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए ये कंपनी को अगर हम आज बंद कर देते हैं तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में कितना कैश आएगा, वो जो उसके हिस्से में कैश आएगा वही उसके शेयर का वैल्यू है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमने एक तरीका देखा। हमने कहा कि मान लीजिए हम कंपनी के सारे एसेट्स आज बेच देते हैं, तो जब बेचेंगे तो किस वैल्यू पर बेचेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू पर बेचेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले उन सारे के सारे एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू लिख लीजिए। उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई उसमें से जितना भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज वालों का देना बनता है वो दे दीजिए। हमने फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस किया पेबल वैल्यूज पर। पेबल वैल्यू का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे बैलेंस शीट में डिबेंचर तो 10 करोड़ रुपए के लिखे हुए हैं, लेकिन उनको प्रीमियम पे हमें पैसा वापस करना है। मान लो 10% प्रीमियम भी देना है साथ में, मतलब 10 नहीं 11 करोड़ देने हैं। तो हम यहां पर कौन सा वैल्यू कंसिडर करेंगे? 11 करोड़, मतलब जो पेबल वैल्यू है। जिस तरीके की एसेट्स की भी हमने बुक वैल्यू नहीं रियलाइजेबल वैल्यू ली थी, ठीक है ऐसे ही लायबिलिटीज की भी हमें क्या लेनी है? पेबल वैल्यूज लेनी है। अगर क्वेश्चन में ये वैल्यूज नहीं दे रखी कि कोई सन्ड्री एसेट मान लो उसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो सकता है वो नहीं दे रखा, तो हमने कहा फिर जो बुक्स में लिखा हुआ है वही हम उसकी रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। ठीक है ऐसे ही लायबिलिटीज की जो बुक्स में वैल्यू दे रखी है वही हम पेबल वैल्यू मान लेंगे। मतलब उन केसेस में बुक वैल्यूज को ही हम रियलाइजेबल और पेबल वैल्यूज एज्यूम कर देंगे। ये करने के बाद फिर जो बचेगा वो क्या होगा? शेयर होल्डर के लिए कितना एसेट्स बचा है। मतलब अगर हमने, जैसे आपने देखा भी, हमने ऐसे एग्जांपल लिया था 100 करोड़ के मान लो हमारे सारे एसेट्स बिके हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का अगर हमें 40 करोड़ देना है तो शेयर होल्डर के लिए 60 करोड़ बचेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था यहां पर जब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं तो हमारा शेयर से मतलब इक्विटी शेयर से होता है। इसका मतलब इक्विटी शेयर को छोड़कर बाकी जिन जिन का पैसा देना है पहले दे दीजिए आप। तो मैं यहां पर इवन प्रेफरेंस शेयर के भी मान के चलता हूं कि पैसे हम दे देंगे। भाई जब कंपनी बंद करेंगे, जैसे आपने एक्सटर्नल वालों के पैसे वापस किए, प्रेफरेंस वालों के पैसे भी वापस कर दो। और प्रेफरेंस वालों का अगर कोई अनपेड डिविडेंड है, वो क्वेश्चन बोलेगा अगर अनपेड डिविडेंड है तो फिर हम वो भी माइनस कर देंगे, बिकॉज सारे ही हमें अपने क्लेम सेटल करने हैं। इनको भी देने के बाद अब जो बच जाता है वो सबका सब किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इसी को हम नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। और फिर इसको हमने कहा था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड कर देंगे तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू के मैंने आपको कुछ नाम भी बताए थे कि ये मेथड कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ब्रेकअप वैल्यू मेथड, नेट एसेट वैल्यू, या फिर एसेट बैकिंग वैल्यू। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, बिकॉज इन नामों से कोई नाम यूज करके वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मैंने कहा था भाई देखो ये तो एक नॉर्मल तरीका है, इसमें तो कोई इशू नहीं था। मैंने फिर आपको एक शॉर्टकट एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था क्योंकि हमें नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कंप्यूट करना होता है तो शॉर्टकट एक ये भी लग सकता है कि जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर जितना भी क्लेम इक्विटी वालों का है सीधा आप वही जोड़ दीजिए। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल लेके बताया भी था कि अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड जो जो चीजें उसमें लिखी हैं बैलेंस शीट में सिर्फ उन्हीं को जोड़ देता हूं तब भी हमारा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकल आएगा। और इक्विटी को लेकर क्या क्या होता है? उनकी कैपिटल होती है, मान लो जनरल रिजर्व है वो भी होते हैं, पीएनएल वगैरह भी होता है, और अगर कोई रिजर्व दे भी रखे हैं सारे के सारे इक्विटी के ही होते हैं। जिस तरीके से हमने रेशियोज में इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकाला था, वैसे ही अगर हम यहां पे भी ऐसा कुछ कर दें तो वो बेसिकली नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। लेकिन हमने कहा था इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है। नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अगर हम शॉर्टकट की मदद से कंप्यूट करते हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह को जोड़कर, तो वो हमें नेट एसेट्स की बुक वैल्यू देता है। लेकिन हमें तो यहां पर नेट एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है, मतलब एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है और लायबिलिटीज की पेबल वैल्यू लेनी है। तो अगर हमारे एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू बुक वैल्यू से कुछ और है तो हमें फिर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा है, मतलब मार्केट वैल्यू कम है, मान लो 10 करोड़ का एसेट अगर 9 करोड़ का बिकेगा तो जो 1 करोड़ का हमें नुकसान होगा वो रिवैल्यूएशन लॉस, वो भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब शॉर्टकट लगाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ इस तरीके से करना है। मैंने कहा था कि अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल को जोड़ देते हैं, जनरल रिजर्व को जोड़ देते हैं, पीएनएल को जोड़ देते हैं और सारे रिजर्व भी इन्हीं के ही हैं, तो इन सबको अगर जोड़ देते हैं, ये जोड़ने के बाद बुक वैल्यू आती है। और बुक वैल्यू से रियलाइजेबल वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें
अब जो बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू के बीच के डिफरेंसेस हैं उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो वो जोड़ना पड़ेगा, और ऐसे ही अगर कोई लॉस है तो वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा। मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल देके बताया भी था। आज हम इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बात और ज्यादा समझ में आ जाएगी। फिर मैंने फिक्टिशियस एसेट्स को लेकर कहा था, मैं ना इसको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा तो बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो आज मैं इस शॉर्टकट को डिस्कस करूंगा वापस से, लेकिन उसमें हम अब फिक्टिशियस एसेट्स पर फोकस करेंगे, बिकॉज हमारे एग्जाम में जो एमसीक्यूज आया ना उसमें वो बार बार फिक्टिशियस एसेट देता है, इसलिए मैंने कहा इसको सेपरेटली ही इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं अब एक एग्जांपल की मदद से इस फिक्टिशियस एसेट का क्या करना होता है उसको अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये एक एग्जांपल आपके सामने है, अभी आपको नोट करने पर फोकस नहीं करना, अभी आपको सिर्फ सुनने पर ध्यान देना है। देखिए इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में मैंने डिस्काउंट ऑन इशू नाम का एक फिक्टिशियस एसेट यहां पर रखा है। डिस्काउंट ऑन इशू भी दे सकता है आपको एग्जामिनर सीधा फिक्टिशियस एसेट भी लिख के दे सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकता है, मतलब कोई भी फिक्टिशियस एसेट दिया होगा। और फिक्टिशियस एसेट के लिए मुझे पता होता है इनका रियलाइजेबल वैल्यू हो ही नहीं सकता, इनका रियलाइजेबल वैल्यू 0 होता है। मतलब इसके लिए क्वेश्चन कभी बोलेगा नहीं कि इसका रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, ये बात इंप्लाइड है कि इनका रियलाइजेबल वैल्यू 0 होता है। तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा एसेट है, एसेट सही मानों में है नहीं, पर क्योंकि एसेट साइड पे शो हो जाता है बिकॉज इसका बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट बैलेंसेस के सारे आइटम एसेट साइड पर शो होते हैं, पर क्योंकि ये एसेट साइड पर शो हो जाता है इसलिए इसको हम एसेट बोल देते हैं, पर सच्चाई में ये एसेट नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा बेकार सा एसेट है जिसका रियलाइजेबल वैल्यू हमेशा ही 0 होता है। मतलब इसके लिए कभी क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन का वेट मत करना, ये हमेशा ही 0 होता है, ये हम बात मान के चलते हैं। अच्छा, अगर मैं अब आपको नॉर्मल तरीके से बोलूं, मतलब जो हमने पहले सीखा था कि उससे आप मुझे निकाल के बताइए कि हमारा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो हम यही मानेंगे कि इसका रियलाइजेबल वैल्यू 800 ही होगा, इसका भी रियलाइजेबल वैल्यू 200 ही होगा, इसका 400 होगा, और इसका क्या होगा? 0 होगा। इसका 0 क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन नहीं भी कहता है तो हमें 0 ही मानना, बिकॉज ये एक फिक्टिशियस एसेट है। तो देखा जाए हमारे एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया? 1400 हो गया, है ना, क्योंकि किसी की रियलाइजेबल वैल्यू दे नहीं रखी, तो जिनकी नहीं दे रखी हम बुक वैल्यू को ही रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 1400 हमारा सन्ड्री एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू है। फिर इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक्सटर्नल लायबिलिटीज के नाम पर डिबेंचर है, तो हमने 300 माइनस कर दिए, और ये हमारा क्या आ जाएगा? 1100। ये 1100 क्या है? नेट एसेट्स फॉर बोथ दी शेयर होल्डर, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। क्योंकि हमें यहां पर इक्विटी शेयर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करनी है, इसलिए मैं यहां पर प्रेफरेंस वालों के भी जो पैसे देने हैं हम कह रहे भाई इनको भी दे के रवाना करो, तो हमने 200 करोड़ रुपए इनका भी माइनस कर दिया, और ये कितना आ गया? 900 आ गया। ये क्या है? नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये पहले वाला तरीका है हमारा, है ना, ये शॉर्टकट नहीं है, ये हमारा जो मेन तरीका था ये वो वाला है। अब हम अगर यहां पर शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं तो हम शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? हम शॉर्टकट लगाने के क्या करेंगे? जो जो इक्विटी को बिलोंग करता है वो सीधा ऐड करने की कोशिश करेंगे। इक्विटी को ये दो चीजें ही तो बिलोंग करती हैं, जनरल रिजर्व और उनकी खुद की कैपिटल। इसका मतलब अगर मुझे शॉर्टकट की मदद लेनी हो तो शॉर्टकट की मदद लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 500 लिखेंगे, और हम यहां पर साथ में क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व भी कितना लिखेंगे? 500 लिखेंगे। लेकिन ये तो 1000 आ गया, जबकि सच्चाई में नेट एसेट तो 900 के हैं। ये तो क्या आ गया? 1000 आ गया। ये क्या आ गया? 1000 आ गया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम शॉर्टकट लगाते हैं और इक्विटी वालों का जितना भी क्लेम है वो सब जोड़ देते हैं तो वो हमें नेट एसेट्स की बुक वैल्यू देता है। क्या देता है? नेट एसेट्स की बुक वैल्यू देता है। और हमें तो लेकिन बुक वैल्यू थोड़ी, हमें तो रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए, नहीं? तो अगर आप वैसे देखें, सिर्फ अगर मैं ये सब देखूं, मतलब इस तरीके से देखूं, तो आप मुझे बताइए क्या इसका अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं 1500 माइनस 500, 1000 ही तो आ रहा है। नेट एसेट्स की बुक वैल्यू 1000 ही तो है, लेकिन हमें क्या चाहिए? रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए। तो जैसे हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कंसीडर कर रहे थे, उसी उसी लॉजिक से सोचिए। हमारे एसेट में एक ऐसा एसेट है जिसकी बुक वैल्यू तो 100 है, हमारे एसेट्स में एक ऐसा एसेट है जिसकी बुक वैल्यू 100 है पर इसका मार्केट वैल्यू 0 है। तो आप ये भी तो समझ सकते हैं ना कि भाई इसको एक नॉर्मल एसेट की तरह देख लो। एक ऐसा एसेट है जो हमारी किताबों में 100 रुपए का लिखा हुआ है, पर सच्चाई तो ये है कि वो 100 रुपए का नहीं, वो तो बिकेगा ही नहीं, उसका तो निल वैल्यू है। तो रीवैल्यूएशन लॉस ही समझ के एडजस्ट कर लो।
और हमने सिंपली फिर अपने इस पूरे जो हमारा ये शॉर्टकट है, मैंने यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट कहा माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये जितना भी होगा सारा का सारा नुकसान ही तो है, उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। मतलब जितना बैलेंस शीट में लिखा है वो पूरा का पूरा एक तरह से देखो तो रीवैल्यूएशन लॉस ही तो है। इसलिए फिक्टिशियस एसेट को हम बिना कुछ सोचे समझे माइनस कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स को हम बिना कुछ सोचे समझे माइनस कर देते हैं और हमारा 900 अब देखो सही आ गया। क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स को अगर आप दूसरे तरीके जो दूसरे एसेट है उनकी तरह भी अगर सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा, हाँ ठीक भी बात है भाई, ये एक ऐसा एसेट है जिसकी बुक्स में 100 रुपए वैल्यू है पर एक्चुअली में तो जीरो है, तो हम देखें तो पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन लॉस है। और अगर आपको ऐसे नहीं सोचना तो दूसरा भी एक बड़ा बेहतरीन सोच है। क्या आप मुझे बताइए, ये फिक्टिशियस एसेट आप मानते हो एक नुकसान है? हाँ सर नुकसान है। और जब नुकसान है तो नुकसान तो कौन बियर करता है? मालिक लोग। असली मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो आप देखो तो मैंने उन्हीं के ही तो रिजर्व में से घटा दिया। आप अगर रेशियोज का टॉपिक याद करोगे तो रेशियोज में हमने ये बात बहुत अच्छे से समझी थी शेयर होल्डर फंड निकालते वक्त कि हम जैसे रिजर्व जोड़ते हैं उसी तरीके से नुकसान जो है वो माइनस भी करते हैं। फिक्टिशियस एसेट हो या लॉसेस हो वो माइनस भी करते हैं। अल्टीमेटली नुकसान किन को बियर करने पड़ते हैं? मालिक लोगों को। तो आप इसको इक्विटी शेयर होल्डर फंड का जो कॉन्सेप्ट हमने रेशियोज में पढ़ा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो कि हमने ये जब 100 माइनस किया है तो बेसिकली ये नुकसान तो है और नुकसान किनको बेयर करने पड़ते हैं? मालिकों को ही बेयर करने पड़ते हैं। तो बस उन्हीं के ही हमने जो भी उनके फंड निकल के आ रहे हैं उसमें से रिड्यूस कर दिया। तो ऐसे भी सोच सकते हो आप। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि फिक्टिशियस एसेट्स को हम क्यों माइनस करते हैं। आप दो व्यूज हैं आपके पास सोचने के लिए। आप इसको एक नॉर्मल एसेट मानो और सोचो जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, अगर एसेट की वैल्यू कम है तो जितना डिफरेंस है उसको हम रीवैल्यूएशन लॉस की तरह ट्रीट कर लेते थे, क्योंकि बुक वैल्यू निकलती है शॉर्टकट से, हमें रियलाइजेबल वैल्यू तक पहुंचना है। यहां पर पूरा का पूरा ही अगर आप देखोगे जितना भी फिक्टिशियस एसेट है पूरा का पूरा ही लॉस है। यहां पे कोई ऐसा भी नहीं है कि 100 की चीज 10-15 की बिक जाएगी, बिकेगी ही नहीं, पूरा का पूरा ही लॉस है। तो इस पूरे के पूरे को लॉस ही समझ लो। और आप ऐसे भी समझ सकते हो अल्टीमेटली ये जो नुकसान है ये कौन बियर करेगा? ओनर ही। रेशियोज का अगर आप याद करो जब मैंने रिवीजन करवाया था तो हम क्या कर रहे थे शेयर होल्डर फंड निकालते वक्त? हमने कैपिटल लिया प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लिया माइनस फिक्टिशियस एसेट था ना। शेयर होल्डर फंड लेते वक्त हम प्रेफरेंस भी जोड़ते थे, पर अगर मैंने इक्विटी शेयर होल्डर फंड का कैलकुलेशन अगर आप याद करो तो वहां पर हमने ऐसे ही कुछ किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। बस वही तो किया यहां पर भी। ठीक, आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ना है और जो ये क्वेश्चन नंबर 20 है जून 2023 का एमसीक्यू है। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। कहते हैं फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एबीसी लिमिटेड 10,009% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। उसके बाद हमें 80,000 इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, 10-10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है। रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखे हैं और फिर हमें यह भी बताया हुआ है कि जो हमारे टोटल एसेट्स हैं 30 लाख रुपए के, इसमें से 40,000 रुपए के जो एसेट्स हैं वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन 40,000 रुपीज के एसेट्स की जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी वो जीरो होगी नहीं। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए तो मुझे यहां पर कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब मुझे यहां पर मजबूरी में शॉर्टकट ही लगाना पड़ेगा। इक्विटी को लेकर आपको यहां पर क्या क्या दे रखा है? सर इक्विटी शेयर को लेकर हमें यहां पर एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों चीजें इक्विटी शेयर्स को बिलोंग करती हैं। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? बुक वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? रियलाइजेबल वैल्यू। अगर मान लो हमें सारे एसेट्स दे रखे होते, एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी दे रखी होती, तो फिर आप क्या करते? आप सारे के सारे एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू लेते और जब फिक्टिशियस एसेट्स की बारी आती तो आप उसको नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसका रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होता है। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट लगाऊंगा तो जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर का ही सब सारा क्लेम लूंगा, मतलब उनकी कैपिटल और उनका रिजर्व एंड सरप्लस, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो बुक वैल्यू आती है तो उसमें फिक्टिशियस एसेट्स भी कहीं ना कहीं कंसीडर हो रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये लॉस अल्टीमेटली बेयर कौन करेगा? मालिक लोग। मालिक लोग मतलब कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। तो उन्हीं के तो क्लेम से मुझे माइनस करना पड़ेगा ना इसको। तो हम यहां पर अब क्या करें?
हम शॉर्टकट ही लगा पाएंगे ऑफ कोर्स, तो हम यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेते हैं। 80,000 हमारे इक्विटी शेयर हैं, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है, तो ये 8 लाख रुपए आता है। इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस को जोड़ देंगे, 1 लाख रुपए। और मैंने अभी अभी आपको ये बैलेंस शीट का एग्जाम्पल लेके बताया कि ये जो 9 लाख रुपए आएगा, ये बेसिकली क्या आएगा, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन हमें तो रियलाइजेबल वैल्यू पर पहुंचना है, तो रियलाइजेबल वैल्यू पर पहुंचने के लिए क्या करें, किसी भी एसेट का अगर मार्केट वैल्यू डिफरेंट है, मतलब किसी एसेट का मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। अगर किसी एसेट का मार्केट वैल्यू कम है, तो हमें रीवैल्यूएशन लॉस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। और फिक्टिशियस एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू जो है हमें पता है हमेशा ही जीरो होता है। तो ये कह सकते हैं कि हम फिक्टिशियस एसेट्स को तो बिना कुछ सोचे समझे माइनस कर सकते हैं। कितने के फिक्टिशियस एसेट्स हैं, 40,000 के। तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में नेट एसेट्स हैं फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, 8,60,000। तो इसने हमसे इंट्रिंसिक वैल्यू मांगा है, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 8,60,000। और इक्विटी शेयर्स तो हमें दे ही रखे हैं, सीधे सीधे 80,000 है। तो बताइए कितना आ रहा है, 8,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000, 10.75 आ रहा है। तो 10.75 जो है वो कौन सा, बी ऑप्शन है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। देखिए कुछ बच्चों को ना कन्फ्यूजन ना हो, मैं इस बात को एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैंने आपसे अभी अभी क्या बोला कि अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें, तो इसी एग्जाम्पल को जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था आपको, अगर आप यहाँ देखते हैं तो सारे एसेट्स ले लें, और अगर मैं यहाँ से एक्सटर्नल और प्रेफरेंस शेयर सब माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या है, ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। मार्केट वैल्यू को तो फिलहाल 2 मिनट भूल जाओ, बुक वैल्यू है। और बुक वैल्यू कितनी है, 1500 माइनस 500, 1000 है। आप मुझे बताइए क्या इस 1000 के अंदर ये 100 है कि नहीं है, बिल्कुल है। जबकि इसको तो होना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका तो मार्केट वैल्यू जीरो है, नहीं। और अगर हम यहां पर देखते हैं, जब मैं शॉर्टकट लगाता हूं, तो शॉर्टकट का ये इनहेरेंट लिमिटेशन है कि ये बुक वैल्यू ही कंसिडर करता है। मैं जानता हूं जब मैं यहां पर ऐसे शॉर्टकट ले रहा हूं, मतलब 1000 ले रहा हूं, 1000 के अंदर अभी अभी आपने देखा ये 100 भी है ना भाई, ये 100 भी है, तो मुझे इस 100 को हटाना पड़ेगा ना, इसलिए 1000 में से हमने 100 को माइनस किया, क्योंकि हमें बुक वैल्यू थोड़ी कंसिडर करनी है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो नेट एसेट्स की और रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए। बिकॉज आज अगर हम कंपनी बेचेंगे तो ये 100 रुपए का फिक्टिशियस एसेट बिकेगा थोड़ी, इसके अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 से पहले ना हम क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, इक्विटी शेयर्स भी दे रखे हैं, और साथ में हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बारे में भी बताया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, और हमसे इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट करने के लिए कहा है। साथ में हमें यह भी बता दिया गया कि जो हमारे टोटल एसेट्स हैं उसमें से 4,000 के जो एसेट्स हैं वो फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस का मतलब क्या हो गया कि इनका रियलाइजेबल वैल्यू जीरो होगा ऑफ कोर्स। तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर अपना शॉर्टकट यूज करूं, तो शॉर्टकट में हम क्या लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल,
इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 लाख रुपीज। और इसमें हम अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस को जोड़ देते हैं जो कि 50,000 हैं, तो ये हमारी बुक वैल्यू निकल आएगी। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 5,50,000। लेकिन हम भी जानते हैं कि हमें तो रियलाइजेबल वैल्यू कंसिडर करनी होती है, तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें? हमें फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए क्या करोगे? नेट एसेट्स को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50,000 है। जरा करके बताइए कितना आता है? 10.92। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर ना हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल वाला तरीका मतलब जहां पर हम एसेट्स की वैल्यू लें, फिर लाइबिलिटीज माइनस करें, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करें और फिर नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाए। मतलब हम वो वाला तरीका भी चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में अगला सवाल ये आएगा कि सर कैसे लगेगा, यहाँ तो हमें एसेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। बस एक ट्रिक यूज करेंगे और एसेट्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। मतलब एसेट्स यहाँ पर कंप्यूट किए जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में अगला सवाल ये भी आ सकता है कि सर जरूरत ही क्या है, हो तो चुका है, क्यों अब एक क्वेश्चन को दो दो बार करना? देखो, जब मैं वो आपको ट्रिक अभी बताऊंगा ना, वो ट्रिक अभी आने वाले एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन में यूज होगी। तो मैं तो एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश कर रहा हूं। वो ट्रिक भी आपको बता दूंगा जो कि आने वाले एक एग्जाम एमसीक्यू में यूज होने वाली है। और उसके अलावा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ये भी आपके सामने एक क्लियर जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा आप ध्यान से प्लीज आप देखिए। देखिए, हमें यहाँ पर ना इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो दे रखा है। 4500 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4.5 लाख रुपए है। इक्विटी शेयर्स 50,000 हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हमें दे रखा है। तो मालिकों का पैसा तो सिर्फ यही होता है भाई। अगर आप ध्यान से सोचो, ये तीनों मिला के तो शेयर होल्डर फंड ही तो हो गया। इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को जोड़ देते हैं, हमने रेशियोज रिवाइज किया है तो आपको पता है, तो शेयर होल्डर फंड्स हो गया। उसके बाद हमें यहां पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है। ध्यान रखें, वर्ड लॉन्ग टर्म नहीं है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही है। भाई, जो दो लोग हमें पैसे दे सकते हैं आउटसाइडर्स में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो दोनों का ही टोटल करके उसने मुझे दे तो दिया एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मैं बोलना ये चाह रहा हूं, अगर आप देखें, सपोज मैं आपके सामने ये बैलेंस शीट अगर रखूं, ध्यान से पहले देखिएगा, नोट बाद में कीजिएगा। हमें इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है 4500 शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल देखोगे तो वो भी हमें दे रखी है, 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके 5 लाख रुपए आता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आप देखो तो हमें 50,000 के दे रखे हैं। उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी हमको 50,000 की दे रखी है। अगर आप ध्यान से सोचें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड पर इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं है। ये तीनों मिला के क्या बन गए? शेयर होल्डर फंड्स। ये तीनों मिला के क्या बन गए? शेयर होल्डर फंड्स। और ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, मतलब नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज दोनों का सम टोटल है। तो इन तीनों के तो अलावा और कुछ आता भी तो नहीं है हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर। तो अगर आप देखें तो हमें कहीं ना कहीं टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड पता लग गया। ये आपको याद होगा, ट्रिक मैंने रेशियोज में भी किसी एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करी थी। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 10-50 हो गया। अब हम जानते हैं भाई, जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल होगा वही एसेट साइड का भी तो टोटल होगा। मतलब हमारे पास इनडायरेक्टली टोटल एसेट्स आ गए 10-50 के।
लेकिन हमें इसने एक बात ये क्लियर कर दी है कि भाई देखो, जो भी हमारे टोटल एसेट्स हैं उसमें 4000 के जो एसेट्स हैं वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं। मतलब इन टोटल एसेट्स में एक कचरा एसेट भी होगा। मतलब अगर मैं आपके सामने ऐसा कुछ प्रेजेंट करूं तो एक हमारा फिक्टिशियस एसेट भी है 4000 का। इसका मतलब अदर एसेट्स, या कहें जो हमारे अदर बढ़िया एसेट्स हैं, वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। 10,46,000 के हमारे अदर एसेट्स हो जाएंगे। सोचिए, क्या ये क्लियर है कहानी? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब अब आपके पास अगर ये देखा जाए, सन्ड्री एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 1050 के हमारे टोटल एसेट्स हैं, लेकिन 4000 के इसमें से बेकार एसेट्स हैं, तो रियलाइजेबल वैल्यू हमारी कितनी होगी? रियलाइजेबल वैल्यू हमारी 1046 होगी। अब इस 1046 में से आपको क्या माइनस करना है? पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमारी कितनी है? 50,000 की है। तो अगर मैं 1046 में से 50,000 को माइनस कर देता हूं तो हमारा ये आता है 9,96,000। ये 9,96,000 क्या है? ये 9,96,000 जो है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का नेट एसेट है, मतलब इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। तो मैं अगर इस 996 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं प्रेफरेंस वालों का क्लेम 4.5 लाख रुपए, तो बताइए कितना आएगा? 996 में से अगर हम 4.5 लाख रुपए घटा देते हैं तो ये आता है 546 आता है। और आपने ऊपर देखो शॉर्टकट से भी क्या निकाला था? 546 ही तो निकाला था। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं अब इसको फेयर तरीके से लिखवा देता हूं, लेकिन यही किया था हमने। तो हम ना, अगर चाहें तो इस क्वेश्चन में जो नॉर्मल तरीका है वो भी लगा सकते हैं, पर ना वो लंबा पड़ेगा। क्या फायदा? एग्जामिनेशन में हम जो है ऑफ कोर्स शॉर्टकट से ही काम कर लेंगे, जल्दी हो गया काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर मेरे को ना यहाँ पे ये बताना मेरा इंटेंशन नहीं था कि इसको ऑल्टरनेटिव तरीके से कर सकते हैं। मेन इंटेंशन आपको ये बताना था कि हम यहाँ पर टोटल एसेट्स कंप्यूट कर सकते थे, क्योंकि हमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में जो जो चीजें आ सकती हैं उन सब की हमें खबर यहाँ थी, मतलब उन सब की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर थी। तो हम अगर चाहते तो उसकी मदद से टोटल एसेट्स को कंप्यूट कर सकते थे। अब क्योंकि हमने कर तो लिया ही है, मैं इसको और करके फॉर्मल तरीके से लिखवा भी देता हूं। अच्छा, अब क्या करो, ये जो हमने सोल्यूशन अभी लिखा था ना, इसके बाद ही आप ऐसे और करके लिखिए, और उसके बाद ये बैलेंस शीट भी ऐसे बना लीजिए, ताकि आपको बाद में याद रहेगा कि अच्छा ऐसे मैंने आपको कोई लॉजिक दिया था। और फिर इसके नीचे आप लिखिएगा सिंस टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड is equals to total of asset side, therefore total assets is equals to 10,50,000। ठीक है ना? ये हुआ ना ऐसे कुछ। अच्छा, अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम जब सन्ड्री एसेट्स लेंगे तो क्या लेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे। तो हमारे 1050 के टोटल एसेट्स में तो भाई वो भी इंक्लूड है क्या? फिक्टिशियस। तो 4000 माइनस कर देंगे तो 10,46,000 हो जाएगा। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। वो कितने की? हमारी 50,000 की है। तो ये नेट एसेट्स आ जाएंगे फॉर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का मतलब प्रेफरेंस इक्विटी बोथ। फिर इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देंगे। कितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है? 4.5 लाख रुपए की। और फिर हमारा ये नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। कितना आ रहा था जरा बताना एक बार वापस से। 996 में से 4.5 लाख को माइनस कर देंगे तो 546 आ रहा था। बाकी तो आगे आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, अब ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखा है, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर,
मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ऐसे इंट्रिंसिक वैल्यू, ऊपर हमने कंप्यूट तो कर ही दी थी ना। 5,46,000 के हमारे नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हैं और 50,000 हमारे इक्विटी शेयर्स थे, तो 546 डिवाइड बाय 50,000, 10.92 का हमारा फाइनल आंसर आया था। ये हम ऊपर वैसे कर चुके हैं। अब ये सब मैंने किस लिए कराया, अगला क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से भी पहले मैं आपको एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये दिसंबर 2019 का एमसीक्यू है। ये दिसंबर 2019 में एमसीक्यू आया था और इस क्वेश्चन में जिस तरह की इंफॉर्मेशन है, तो जो ट्रिक हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 22 में यूज करी वो यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, तो अभी मेरा 21 नंबर करवाना रहता है और 23 नंबर करवाना रहता है। मैंने 22 करवाया और 22 के बाद सीधा 24 करवा रहा हूँ। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय ए लिमिटेड। 2,08% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो 2 लाख इंटू 100 अगर करोगे तो 200 लाख आएगा, तो आप देखिए 200 लिखा है क्योंकि ये सारी फिगर्स जो दे रखी है वो किस में दे रखी है, यहाँ पर लैक्स में दे रखी है। ठीक ऐसे ही 60 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है 60 लाख, तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 लाख हो जाता है। तो आप देखिए 600 लाख की फिगर है, तो क्योंकि लैक्स में गिवन है फिगर सारी, तो इसलिए वो आप देख रहे हैं अकॉर्डिंगली चेंज हो गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दे रखा है। ये ना जो मैं अभी डिफरेंट कलर से मार्क कर रहा हूं, इन इन लाइंस को भी इग्नोर कीजिएगा बिकॉज इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज है नहीं। क्यों यूज नहीं है बताऊंगा अभी। उसके बाद फिर हमें लिख के बोलता है कि एज्यूम कीजिए कि 2% ऑफ द टोटल एसेट्स आर वर्थलेस। एज्यूम दैट 2% ऑफ द टोटल एसेट्स आर वर्थलेस। इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर हमें यहां पर कंप्यूट करना है। देखिए मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चंस करवाए, पीछे भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो करवाया आपको और एक आध क्वेश्चन जो और करवाया जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का था, वहां पर आपने देखा कि हमें ना जितने एसेट फिक्टिशियस थे उसका अमाउंट दिया था। जैसे अभी अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमें फिक्टिशियस एसेट का अमाउंट कितना दे रखा था, हमें वहां पे दिया था कि भाई देखो हमारे फिक्टिशियस एसेट जो है 4,000 के हैं। या उससे पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था वहां पर भी हमें फिक्टिशियस एसेट का अमाउंट दिया था। यहां उसने ना फिक्टिशियस एसेट को परसेंटेज में दिया है और उस परसेंटेज को कनेक्ट किया है टोटल एसेट से। मतलब ये ना बता के कि हमारे फिक्टिशियस एसेट का अमाउंट कितना है, कह रहा है जितने भी हमारे टोटल एसेट्स हैं उसका 2% है। मतलब यहां तो हमारी मजबूरी बन जाएगी ना टोटल एसेट्स को कंप्यूट करना, क्योंकि उसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जितने टोटल एसेट आएंगे उसका 2% फिक्टिशियस है। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि मैंने शॉर्टकट क्यों यहां पर ये जो ट्रिक आपको क्यों बताई, क्योंकि इसकी मदद से हमने यहां पर टोटल एसेट्स निकाले 10-50। ठीक ऐसे ही इस क्वेश्चन को जो अभी हम रीड कर रहे हैं उसमें भी हमें ऐसे टोटल एसेट निकालने पड़ेंगे और वो जितने आएंगे उसका 2% फिक्टिशियस है। इस क्वेश्चन में ये सब जरूरत क्यों नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ पे कितना फिक्टिशियस एसेट है उसका अमाउंट ही उसने मुझे सीधे सीधे बता दिया। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पर उसने हमें एक परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में बताया है कि कितना परसेंट टोटल एसेट का फिक्टिशियस है। ठीक है, अच्छा लेकिन हमें लगाना तो शॉर्टकट ही है। हम लगाएंगे शॉर्टकट ही और फिक्टिशियस एसेट का जो अमाउंट है वो एक वर्किंग नोट में कंप्यूट करके दिखा देंगे। आइए जरा पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान रखना ये हमारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अगर हम शॉर्टकट लगाते हैं तो मुझे बताइए क्या क्या ऐड करोगे। सर इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे, कितने की है, 600 लाख की है। उसमें हम रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ देंगे, कितने हैं, 270 है। ये करने के पर हमारा क्या निकल के आएगा, बुक वैल्यू निकल के आएगी। ये क्या है, बुक वैल्यू है ऑफ नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 870। लेकिन हमें तो रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए होती है, और बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू में क्या फर्क होता है। अगर हमारे कोई भी एसेट जो है
ऊपर की साइड या नीचे की तरफ वैल्यू हो रखा है तो हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन लॉस कंसिडर करना पड़ता है। हमारे टोटल एसेट्स में एक ऐसा एसेट है जो कि फिक्टिशियस है, मतलब उसका रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है, लेकिन जो बुक वैल्यू होगी नेट एसेट्स की, ये तो उस फिक्टिशियस एसेट को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई बुक वैल्यू से रियलाइजेबल वैल्यू पर पहुंचने के लिए हमें फिक्टिशियस एसेट को माइनस करना पड़ेगा। अब फिक्टिशियस एसेट का अमाउंट सीधे सीधे दे रखा होता तो फिर तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही बड़ा सिंपल हो जाता और खत्म भी हो जाता। फिक्टिशियस एसेट यहाँ लिख देते, फिर आपका नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर आता, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके निकला था हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन अब हमें ये वर्किंग नोट नंबर 1 में पहले कंप्यूट करना पड़ेगा। क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? फिक्टिशियस एसेट का अमाउंट। जैसे ही वो हम कंप्यूट कर लेंगे और यहां से माइनस कर देंगे तो फिर हमारे नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। अब मैं ऐसा करता हूं, वर्किंग नोट ऐसा बनवा देता हूं कि बाद में आपको रिवीजन के टाइम पर इजीली सब याद आ जाए। मैं ऐसे बैलेंस शीट के ही फॉर्म में बना देता हूं। आपका तो वैसे भी एमसीक्यू है, आपको थोड़ी एग्जाम में कोई प्रेजेंटेशन दे के आनी है। ऐसे बना दूंगा ना तो आपको याद भी रहेगा, चीज याद रहेंगी चीजें। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या क्या आता है भाई यहाँ पर? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर सर शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब बाहर वालों का ड्यू आता है। ये सब तो हमें दे ही रखा है यहाँ पर। इक्विटी शेयर कैपिटल तो अभी अभी आपने लिखी भी थी, 600 लाख रुपए की थी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें दे रखी है 200 लाख रुपए की, और 270 के रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। फिर बाहर वालों का कितना ड्यू लिखा है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारी जो है ये रही 480 की, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो वो भी लिख देते हैं। ये हमारा टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आ जाएगा। एक बार जरा चेक करके बताओ ये कितना आएगा, कितना बता रहे हो भाई? 600, 200, 270 और 480, ये जोड़ देंगे 1550 आता है ना? 1550 आता है। अब हमें ये भी पता है कि इसी 1550 के अंदर कुछ फिक्टिशियस भी तो होगा। कितना है इसके अंदर फिक्टिशियस? सर इसके अंदर फिक्टिशियस है 2%। 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स हमारे कितने के हैं? 1550 के हैं, है ना? टोटल एसेट्स 1550 के हैं, तो 31 के हमारे इसके अंदर फिक्टिशियस एसेट्स हैं। नहीं, अगर अदर एसेट्स निकालने हो तो आपकी चॉइस है, वैसे तो जरूरत नहीं है हमें अदर एसेट्स निकालने की। तो 1550 में से अगर मैं 31 लेस कर देता हूँ 1519, क्योंकि हम नॉर्मल वाले तरीके से तो कर ही नहीं रहे ना, हम तो शॉर्टकट वाले तरीके से कर रहे हैं। पर चलो वर्किंग नोट को हम पूरा कर लेते हैं। सिंस टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ENL, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, देयरफॉर टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू 1550 फिक्टिशियस एसेट्स इज इक्वल्स टू 1550 का कितना परसेंट? 2%, 31। इसको नोट कर लो पहले आप। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर 31 लिख सकते हैं, और 870 में से 31 को माइनस कर दीजिए आप, 839 आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखिए फिर से वो बेवकूफ़ी हो सकती है आपसे, ये सारा जो हमने डेटा लिया है लैक्स में लिया है, तो ध्यान रखें नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको लैक्स में लेने होंगे।
अगर आप यहाँ पर ये सारी जीरो लगा देंगे ना नंबर ऑफ शेयर लेते वक्त, तो आंसर ठीक नहीं आ पाएगा। ये क्या है, 60 के आगे 5 जीरो आपको नहीं दिखनी चाहिए, बिकॉज हम सारी फिगर्स यहाँ पर लैक्स में दे रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ 60 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर सब कुछ किस में लिया जा रहा है, लैक्स में लिया जा रहा है। तो ये ध्यान रखें, ये 839 लैक्स है, तो 60 भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, लैक्स ही लेने पड़ेंगे, और हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ जाएगा। तो 839 को 60 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, 13.98। अब ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अब जो ये दो लाइनें आपको मैंने कहा था, मैं अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ। देखिए, इनका ना यूज इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए नहीं हो सकता। ये जो दो लाइनें हैं, ये यूज होती हैं फॉर द अर्निंग बेस्ड मेथड। अभी आपको पता है कि हम एक बैलेंस शीट बेस्ड मेथड, मतलब नेट एसेट बेसिस वाला एक मेथड कर रहे हैं, जहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज का यूज होता है। ये जो डेटा दे रखा है ना, जहां पर प्रॉफिट वगैरह की बात हो रखी है, और फिर एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है हमें, इस सब का यूज होता है। जो हम अर्निंग बेस्ड मेथड पढ़ेंगे, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। मतलब सारे मेथड्स में जो कि शेयर्स के वैल्यूएशन के हैं, दो ही मेथड है जिस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, एक अर्निंग बेस्ड वाला और दूसरा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू वाला। इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये जो लाइन है, ये उस वाले मेथड के लिए है, ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इसका यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में फिर से हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बोला है। एज्यूमिंग दैट आउट ऑफ द टोटल एसेट्स दोज अमाउंटिंग टू 41 lakhs आर फिक्टिशियस। मतलब यहाँ हमें सीधे सीधे बता दिया है कि फिक्टिशियस एसेट्स 41 lakhs के हैं। अगर यहाँ पर भी मान लो ऐसे कुछ परसेंटेज दे के बोलता हमें, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें वो ट्रिक लगा के टोटल एसेट्स निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमें टोटल एसेट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ स्ट्रेट अवे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीधे सीधे फिक्टिशियस एसेट का अमाउंट जो है वो दे रखा है। तो फिर आइए जरा, शॉर्टकट के लिए क्या चाहिए आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, वो ये रही 55 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10-10 रुपए का एक है। उसके बाद फिर हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस चाहिए होता है, वो ये रहा। तो बस यही दो चीजें चाहिए, आउटसाइडर्स तो हमें कुछ चाहिए नहीं, लायबिलिटी आउटसाइडर्स की। और फिर से वही बात, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर, ये दोनों लाइनें किसके लिए हैं, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 जो है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए नहीं होता। ये जो हम अर्निंग बेस्ड मेथड करेंगे उसके लिए होता है। तो ये भी यहाँ पर आपको सिर्फ बहकाने के लिए कुछ फालतू लाइनें दे रखी हैं। आइए अब हम जैसे करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 55 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। तो मेरे ख्याल से ये तो 5 करोड़ 50 लाख हो जाएगा फिर। ध्यान से, हाँ, जीरो कहीं गिरा मत दीजिएगा। रिजर्व्स इन सरप्लस 45 lakhs, बस। और इसमें कुछ करने लायक है ही नहीं। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 5 करोड़ 95 lakhs। इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दो अब आप। ₹41 lakhs के। ये हमारे नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएंगे। ₹5 करोड़ 54 lakhs।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी हो जाएगी 5,54,00,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 55 लाख है, 10.07. C is the correct answer. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक अच्छा पॉइंट है और पहले इसको रीड कर लेते हैं। कहते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ पी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 रिवील द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। हमें शेयर कैपिटल दे रखा है जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब फिक्टिशियस एसेट लिखा हुआ है। अब ये एक यहाँ पे अच्छा पॉइंट है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रिवील्ड दैट द एसेट्स एज पर द अकाउंट्स आर अंडर वैल्यूड बाय 2.5 लाख रुपए। कह रहा जब हमने अपने एसेट्स का वैल्यूएशन करवाया तो हमने देखा कि हमारी बुक्स में मतलब हमारे अकाउंट्स में जो एसेट्स हैं वो अंडर वैल्यूड हैं, मतलब जो उनका वैल्यू होना चाहिए उससे कम वैल्यू पर हमने दिखा रखे हैं। अंडर वैल्यूड का तो यही मतलब है ना कि जिस वैल्यू पर उसको होना चाहिए था उससे कम वैल्यू पर वो हमारी बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस बार हमें ध्यान रखें रीवैल्यूएशन का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, रीवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। तो आइए जरा इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। हम अपना शॉर्टकट ही लगाएंगे। शॉर्टकट के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी यहाँ पर कितनी होगी, 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 लाख रुपए की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी। फिर हम उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ देंगे, डेढ़ लाख रुपए के, और ये हमारा क्या निकल आएगा, बुक वैल्यू। ऑफ नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 1150। अब आप मुझे बताइए क्या हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बुक वैल्यू लेनी होती है या हमें सारे एसेट्स का, नेट एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू लेना होता है? सर रियलाइजेबल वैल्यू लेना होता है। तो हमारे जो एसेट्स हैं, कह रहा है जब हमने उसका वैल्यूएशन करवाया तो हमने ये पाया कि हमारी किताबों में अंडर वैल्यूड है। हमारी किताबों में अंडर वैल्यूड होने का क्या मतलब है, मान लो वो एसेट बाहर तो 10 लाख रुपए का बिकता है, पर मान लीजिए हमारी किताबों में हमने उसे 10 लाख का ना दिखा के 7.5 लाख का दिखा रखा है। तो 10 लाख का मार्केट में बिक रहा है, हमने 7.5 लाख का दिखा रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बुक्स में अंडर वैल्यूड है। तो अगर हमारी बुक्स में अंडर वैल्यूड है, 7.5 लाख रुपए हमने अपनी किताबों में ले रखा है जबकि 10 लाख लेना चाहिए था, इसका मतलब मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। अंडर वैल्यू से बच्चे को लगता है कि माइनस करना है, ना 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 ना, हमारी किताबों में अंडर वैल्यूड है, उसकी सही वैल्यू तो ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट में ज्यादा वैल्यू का बिक रहा है, हमारी किताबों में कम वैल्यू का है। तो हमें तो उसी वैल्यू पे लेना ना जो मार्केट में जिस वैल्यू पर वो बिकेगा, और मार्केट में तो वो 2.5 लाख रुपए ज्यादा पे बिकेगा ना क्योंकि हमारी बुक्स में कम है। तो ध्यान रखें यहां पर हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कंसीडर करना है, रीवैल्यूएशन लॉस नहीं है। यहां पर बच्चा बेवकूफी कर जाता है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो ज्यादातर बच्चे इसको माइनस कर रहे थे, और माइनस क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये अंडर वैल्यूड वर्ड पर फोकस कर लिया जबकि पूरी लाइन ठीक से नहीं पढ़ी। द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रिवील्ड दैट एसेट्स एज पर अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, आर अंडर वैल्यूड बाय 2.5 लाख, हमारी किताबों में अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब मार्केट में जब बेचने निकलेंगे तो वहां तो ज्यादा का ही बिकेगा ना। कितना ज्यादा बिकेगा, हमारी किताबों में जितना अंडर वैल्यू 2.5 लाख से कम हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, तो 2.5 लाख ज्यादा का ही बिकेगा ना। तो इसको अगर सही वैल्यू पे लाना है, सही वैल्यू पे लाने के लिए तो वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना। अगर आप माइनस कर देंगे फिर तो आप और ज्यादा और अंडर वैल्यू चीज को और अंडर वैल्यू कर देंगे ऐसे तो, ठीक है। तो ये यहां से ये ध्यान रखना है, ये रीवैल्यूएशन लॉस नहीं है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है।
तो मैं इसको अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, बिकॉज ये बेवकूफ़ी हो सकती है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। 2.5 लाख। उसके बाद हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स भी हमें दे रखे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 30,000। तो बताइए कितना आ जाएगा ये? 1370। बताइए जी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे कितने हैं? 1 लाख है। तो 13,70,000 को अगर आप 1 लाख से डिवाइड करोगे तो वो कितना आएगा? 13.7 आएगा। तो 13.7, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पर ना हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का डिस्कशन खत्म होता है। अगली क्लास में हम एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड, अर्निंग बेस्ड मेथड जो हमारे हैं, उनके ऊपर बात करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। बाय।